क्या ये जानते हैं कि भारत का 2026 का बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये 2047 के विकसित भारत की नींव रखने वाला एक ऐसा महाप्लान है जो हमारे हाथ के मोबाइल से लेकर बुजुर्गों की सेवा तक हर चीज को बदलने वाला है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कौन से मिशन, कौन सी स्कीम्स और कौन से आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं? चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री पर इंडियन पॉलिटी के सभी चैप्टर्स के लेक्चर करा दिए गए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 9122648222 नंबर पर व्हाट्सएप पर ही लिखकर भेजें। यह ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हमारे पास केंद्रीय बजट 2026-27 के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और विश्लेषण हैं। और पहली नज़र में देखें तो इस बजट में कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली घोषणाएं नहीं है। कोई बड़ी टैक्स छूट नहीं, कोई लोक लुभावन योजना नहीं। कुछ लोगों को ये थोड़ा फीका लग सकता है। हाँ, ये बात सही है कि पहली नज़र में कोई बड़ी हेडलाइन नहीं दिखती, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये बजट विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग पर एक बहुत बड़ा दांव है। ये लोक लुभावन नहीं बल्कि रणनीतिक है। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि ये निरंतरता और सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक कहानी की तरह देखा जाए। भारत कैसे अगले 20 सालों में दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए अपनी नींव तैयार कर रहा है। ये दिलचस्प है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में आता है उसे स्पष्ट कर लेते हैं। हमारे संविधान में बजट शब्द का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है ना? बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अच्छा। और ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत है। अनुच्छेद 266 कहता है कि सरकार भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संसद की मंजूरी के बिना एक भी पैसा नहीं निकाल सकती। इसका नियंत्रण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में रहे। एकदम सही। ठीक है, तो इस संवैधानिक नींव पर खड़े इस बजट के पीछे सरकार का विजन क्या है? वो इस कहानी को कहां ले जाना चाहती है? मंजिल है 2047 तक विकसित भारत, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 पटरियों पर संतुलन बनाने की बात कही गई है। महत्वाकांक्षा और समावेशिता, एम्बिशन एंड इंक्लूजन। हमें दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में से एक बनना है, पर यह भी देखना है कि कोई यात्री पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल। इसी विजन को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने 3 मुख्य कर्तव्य भी बताए हैं। टिकाऊ आर्थिक विकास में तेजी लाना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास। और इन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही पूरे बजट को 6 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। जी, और ये स्तंभ भी हमारी कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। पहला है आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, दूसरा विकास की नींव को मजबूत करना, तीसरा जन केंद्रित विकास, चौथा विश्वास आधारित शासन, पांचवा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, और आखिरी और सबसे अहम राजकोषीय मामले यानी फिस्कल मैटर्स। तो कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जोर विनिर्माण पर है। सरकार भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने के लिए कौन से बड़े दांव खेल रही है? इसमें कई रणनीतिक मिशन है और सबसे महत्वाकांक्षी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव है। अब सरकार का ध्यान सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने पर नहीं, बल्कि उनके डिजाइन, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी और रिसर्च पर भी है। लक्ष्य ये है कि भारत सिर्फ एक असेंबली लाइन न बने, बल्कि चिप बनाने का दिमाग भी भारत में ही हो। हम वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर तो ठीक है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें सफलता मिलने में तो सालों लग सकते हैं। क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहां हम जल्दी ग्लोबल लीडर बन सकते हैं? फार्मा में हमारी ताकत तो पहले से ही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसीलिए सरकार ने बायोफार्मा शक्ति मिशन लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य भारत को बायोफार्मा हब बनाना है। हम जेनेरिक दवाओं के राजा तो हैं ही, अब बायोसिमिलर दवाओं पर जोर है। बायोसिमिलर? जी, ये वो बायोलॉजिकल दवाएं होती हैं जो उन ओरिजिनल दवाओं के समान होती हैं जिनका पेटेंट समाप्त हो चुका है। ये बनाने में ज्यादा जटिल होती हैं, लेकिन मुनाफा भी ज्यादा होता है। सरकार भारत की मौजूदा फार्मा ताकत का इस्तेमाल करके एक नए और ज्यादा मुनाफे वाले बाजार पर कब्जा करना चाहती है। एक मिनट, इन सब मिशनों के बीच एक नाम सुनने में आया, हाईटेक टूल रूम।
ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या इसका मतलब है कि हर सरकारी फैक्ट्री में अब रोबोट्स अपने लिए टूल्स बनाएंगे? ये असर में काम कैसे करेगा? हल्की हंसी। आपका सोचना बिल्कुल सही दिशा में है। ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। सरकारी कंपनियों यानी CPSCs में ये हाईटेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि ये फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सुपर स्मार्ट फैक्ट्री होगी। अच्छा। जो मुख्य उत्पादन के लिए जरूरी बेहद सटीक उपकरण, मोल्ड्स और टूल्स बनाएगी। इससे हमारी बड़ी फैक्ट्रियों को इन जरूरी चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और गति दोनों में जबरदस्त सुधार होगा। समझ गया। और हमारे पारंपरिक ताकत वाले क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल, उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव है, जो खादी और हैंडलूम को आधुनिक बाजार से जोड़ेगा। इसके अलावा युवाओं को इस सेक्टर के लिए तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना समर्थ 2.0 है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। तो सरकार चिप से लेकर कपड़ों तक हर चीज भारत में बनाना चाहती है, लेकिन ये फैक्ट्रियां हवा में तो चलेंगी नहीं। इन्हें चलाने के लिए वर्ल्ड क्लास सड़कें, पोर्ट्स और हाई स्पीड ट्रेनें चाहिए। और यहीं पर इस बजट का दूसरा और शायद सबसे बड़ा स्तंभ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आता है। एकदम सही। और यहाँ सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि पैसा लगा रही है। इस साल पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। 12.2 लाख करोड़? जी, ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 15% की बढ़ोतरी है और देश की GDP का लगभग 3.5% है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्च का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए एसेट बनाने पर लगा रही है, न कि सिर्फ रोजमर्रा के उपभोग पर। और इन पैसों से क्या बन रहा है? लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए कोई खास कॉरिडोर? हाँ, एक बहुत ही रणनीतिक फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जो पश्चिम बंगाल के दनकुनी से गुजरात के सूरत तक बनेगा। ये पूर्वी और पश्चिमी भारत के औद्योगिक केंद्रों को एक हाई स्पीड मालगाड़ी नेटवर्क से सीधे जोड़ेगा। तो मतलब माल ढुलाई का समय और लागत दोनों में भारी कमी आएगी। बिल्कुल, जो मेक इन इंडिया को असल में प्रतिस्पर्धी बनाएगा। हाई स्पीड पैसेंजर रेल पर भी काफी चर्चा है। जी, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी और हैदराबाद बैंगलोर जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल हैं। यह सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि इन शहरों के बीच एक नया आर्थिक गलियारा बनाना है। साथ ही जलमार्गों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खासकर खनिज समृद्ध क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा, जो परिवहन का एक सस्ता और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। शहरी विकास को लेकर भी एक नई सोच दिख रही है। अब तक सारा ध्यान बड़े मेट्रो शहरों पर ही रहता था। कस्बों यानी टेम्पल टाउन्स को आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करेगी। ओह, टेम्पल टाउन्स। हाँ, इसका मकसद विकास का विकेंद्रीकरण करना है। जब अयोध्या, उज्जैन या वाराणसी जैसे शहर सिर्फ धार्मिक केंद्र न रहकर आर्थिक केंद्र भी बनेंगे, तो छोटे शहरों में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। तो हम अर्थव्यवस्था का हार्डवेयर यानी सड़कें और बंदरगाह बना रहे हैं। हाँ। लेकिन इस हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर यानी लोगों और उनके कौशल का क्या? यहीं पर शायद तीसरा स्तंभ जन केंद्रित विकास आता है। बिल्कुल। और यहाँ सरकार कुछ बहुत ही भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी यानी रचनात्मक उद्योग। ऑरेंज इकोनॉमी? जी, आज कंटेंट क्रिएटर्स और गेमिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसे और बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, जहां युवाओं को नए जमाने की ये कौशल सिखाए जाएंगे। और ये सिल्वर इकोनॉमी क्या है? ये नाम मैंने पहली बार सुना है। सिल्वर इकोनॉमी को केयर इकोनॉमी भी कहते हैं। हम सबने अपने घरों में देखा है कि हमारे माता पिता या दादा दादी को एक उम्र के बाद देखभाल की जरूरत पड़ती है। यह सेक्टर उसी जरूरत को एक संगठित उद्योग में बदल रहा है। भारत की आबादी में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। सरकार इसके लिए 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करेगी। 1.5 लाख? हाँ, इससे न सिर्फ हमारे बुजुर्गों को अच्छी देखभाल मिलेगी, बल्कि लाखों लोगों, खासकर महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष पहल है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचा समझा कदम उठाया गया है।
विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर जिले में स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। जी स्टेम संस्थानों के पास लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बाधा को दूर करेगा क्योंकि अक्सर लड़कियां अच्छे संस्थानों में सिर्फ इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उनके परिवार उन्हें सुरक्षित हॉस्टल के अभाव में दूसरे शहर भेजने से हिचकिचाते हैं। और किसानों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? कृषि में टेक्नोलॉजी और एआई के इस्तेमाल को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए भारत विस्तार योजना शुरू की गई है। इसका मकसद मौसम की भविष्यवाणी से लेकर मिट्टी की जांच और सही फसल चुनने तक हर चीज में किसानों को आधुनिक तकनीक से मदद करना है ताकि उनकी उपज और कमाई दोनों बढ़े। ये सब बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, यानी MSMEs। उनके लिए इस कहानी में क्या है? उनके लिए कई तरह का समर्थन है। सबसे पहले पूंजी की समस्या को हल करने के लिए इक्विटी सपोर्ट दिया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड बनाया गया है और आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपए और डाले गए हैं। तो मतलब अब उन्हें लोन के अलावा हिस्सेदारी वाली पूंजी भी मिल सकेगी? जी बिल्कुल। और उनके सामने जो कानूनी और टैक्स से जुड़ी जटिल प्रक्रियाएं आती हैं, उनका क्या? उसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान निकाला गया है, कॉर्पोरेट मित्र। छोटे शहरों में ये पेशेवर केंद्र बनाए जाएंगे जो MSMEs को कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग और दूसरे कानूनी अनुपालन में मदद करेंगे। इससे छोटे उद्यमियों को इन झंझटों से मुक्ति मिलेगी और वे अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। एक शब्द जो MSMEs के संदर्भ में बार-बार सुनने में आता है वो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। क्या इसे सरल शब्दों में समझाना मुमकिन है? TRDS को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी है जिसने एक बड़ी कंपनी को माल बेचा। कंपनी कहती है पैसे 90 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन उसे तो आज मजदूरों को पैसे देने हैं और कच्चा माल खरीदना है। हाँ, कैश फ्लो की समस्या। बिल्कुल। TRADS एक ऐसा ऑनलाइन बाजार है जहां वो 90 डेज वाले बिल को ले जाकर कहते हैं ये 1 लाख का बिल है, कोई मुझे आज 98,000 रुपए दे दो और 90 दिन बाद कंपनी से पूरे 1 लाख ले लेना। कोई बैंक या फाइनेंसर तुरंत पैसे दे देता है। ये MSMEs के लिए कैश फ्लो की समस्या का एक गेम चेंजर समाधान है। ये तो वाकई शानदार है। तो ये सारी योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं जो हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं, या कहें कि खरबों रुपए के सवाल पर। इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? चलिए छठे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ राजकोषीय मामलों पर नजर डालते हैं। ये हर बजट का दिल होता है। कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। 2026-27 के लिए इसका लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है। ये आंकड़ा दिखाता है कि सरकार खर्च तो कर रही है, लेकिन अपनी चादर से बाहर पैर पसारने से बच रही है। ये वित्तीय अनुशासन का एक मजबूत संकेत है। और राज्यों के हिस्से का क्या? 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली गई हैं। हाँ, सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत केंद्र के कुल टैक्स कलेक्शन में से राज्यों को 41% हिस्सेदारी देना जारी रहेगा। यह सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करता है। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पे आते हैं। सरकार की तिजोरी में पैसा आता कहां से है और जाता कहां है? अगर हम मान ले कि सरकार के पास 100 रुपए हैं, तो उसकी कमाई और खर्च का ब्यौरा क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर सरकार 100 रुपए कमाती है तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 रुपए उधार और अन्य देनदारियों से आता है। 24 रुपए मतलब कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा कर्ज है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनकम टैक्स से 21 रुपए और कॉर्पोरेशन टैक्स से 18 रुपए आते हैं। और ये 100 रुपए खर्च कहाँ होते हैं? सबसे बड़ा खर्चा कहाँ है? यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा खर्च राज्यों को उनका हिस्सा देने में होता है, जो कि 22 रुपए है। अच्छा। और दूसरा सबसे बड़ा खर्च पुराने उधार पर ब्याज चुकाने में होता है, जो कि 20 रुपए है। 20 रुपए मतलब हमारी कमाई का 5वां हिस्सा तो सिर्फ EMI भरने में जा रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमें अपनी टैक्स से होने वाली कमाई को बढ़ाना कितना जरूरी है। टैक्स की बात आई है तो कुछ ऐसे बदलाव भी हुए हैं जिनका असर शेयर बाजार पर तुरंत दिखा। हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है।
सरकार शायद बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी वाली ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहती है और लंबी अवधि के निवेश को प्राथमिकता दे रही है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि सरकार राजस्व के नए रास्ते खोज रही है। हाँ, भले ही इससे बाजार में अस्थायी तौर पर कुछ घबराहट हो, जैसा कि हमने बजट के दिन देखा, लेकिन आम लोगों के लिए भी कुछ राहत है, खासकर जो विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा भेजते हैं। बिल्कुल, विदेश में शिक्षा और इलाज के लिए भेजे गए पैसे पर लगने वाले TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यह मध्यम वर्ग के उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजते हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट शॉर्ट टर्म में तालियां बटोरने के बजाय लॉन्ग टर्म में देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने पर केंद्रित है। एकदम। इसका मुख्य फोकस भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को नई अर्थव्यवस्थाओं के कौशल से लैस करना है, ताकि 7% की विकास दर को बनाए रखा जा सके। ये आज के फायदों से ज्यादा कल की तैयारी का बजट है। तो जैसा कि हमने देखा, ये बजट सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आने वाले 2 दशकों की एक तस्वीर, एक ब्लूप्रिंट पेश करता है। हर एक योजना, हर एक आंकड़ा विकसित भारत के बड़े लक्ष्य का एक हिस्सा है। इस पूरी चर्चा के माध्यम से हमने बजट के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को कवर कर लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये लॉन्ग टर्म योजनाएं जैसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर फैब्स और कंटेंट क्रिएटर लैब्स हकीकत बनेंगी, तो हमारे शहरों, हमारे काम करने के तरीकों और हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। निरंतरता और सही दिशा में किए गए प्रयास ही बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।